बचाओ, मुझे बचाओ। अरे ये मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, बचाओ मुझे। आज तो बहुत बढ़िया नाश्ता करके आया हूँ मैं। अरे अरे भैया, ये सोहन इतनी तेजी से क्यों भागा चला आ रहा है? क्या हो गया है इसे? सोहन, अरे ओ सोहन भैया, निरंजन भैया, जल्दी से मुखिया जी के यहाँ आइए। अभी मेरे पास बिल्कुल भी बात करने का समय नहीं है। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? चलो मुखिया जी के यहाँ चलकर देखते हैं। अरे हाँ हाँ भैया, चलो चलो, पता तो चले क्या हुआ। सोहन बस डरकर भागता जा रहा था और जो भी रास्ते में उससे कुछ पूछ रहा था उससे वह यही कह रहा था कि मुखिया जी के यहाँ आओ। मुखिया जी, गजब हो गया, गजब हो गया मुखिया जी, मुखिया जी। सोहन के साथ साथ गांव के भी बहुत सारे लोग मुखिया जी के घर पर पहुंच गए। अरे सोहन, क्या हुआ है? तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ सोहन, क्या हो गया तुझे? तू क्यों इतना डरा हुआ है और भागते भागते क्यों आ रहा है? क्या हो गया? अरे भैया, खेत में मेरे साथ आज बहुत गजब हो गया और इसलिए मैं बहुत डर गया। अरे पर ऐसा क्या हुआ सोहन जो तुम इतने डरे हुए हो? मुखिया जी, जब मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था ना, तो रास्ते में मुझे बहुत बड़ा कुछ दिखा। मैं तो बहुत ही डर गया और इसलिए मैं उल्टे पांव ही वापस लौटकर आ गया। तुमको कोई भ्रम हुआ होगा, रास्ते में तुम्हें कोई बड़ा जानवर मिल गया होगा और उसी को देखकर डर गए। नहीं मुखिया जी, अगर वह जानवर होता तो क्या मैं उसे पहचान नहीं पाता? वह जानवर नहीं था, कोई और बहुत बड़े विशाल शरीर वाला कोई था वहाँ पर। अरे सोहन, तुम सही कह रहे हो क्या? हमारे खेत भी तो उसी साइड हैं। अगर आप लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप लोग खुद चलकर देख लें। सोहन और मुखिया जी के साथ गांव के सभी लोग भी उन्हीं के साथ खेत तरफ चले गए और सभी अलग अलग रास्ते में ढूंढ रहे थे, पर कहीं भी किसी को कुछ नहीं मिला। मुखिया जी, हमने तो सारा खेत छान मारा पर हमें तो कहीं कुछ भी नहीं दिखा। क्या आप लोगों को कहीं कुछ दिखा क्या? घूमा तो हमने भी सभी जगह है, पर कहीं भी हमें भी कुछ नहीं मिला। सोहन, तुमने तो खुद देखा ना कि हमें कहीं कुछ नहीं मिला। तुमको बस भ्रम हुआ है और कुछ नहीं। और इसके बाद सभी गांव वाले वापस अपने अपने घर चले गए। अगले दिन नंदू शाम तक अपने घर पर नहीं पहुंचा। माँ देखो ना, रात होने को आई है पर तुमने अभी तक खाने में कुछ बनाया ही नहीं है, मुझे भूख लगी है। वही तो बेटा, रात होने को आई है पर अभी तक तुम्हारे पापा खेतों से लौटकर वापस ही नहीं आए और बस इसी चिंता में मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। शांति बहन, ओ शांति बहन। अच्छा हुआ दीदी, आप जो खुद यहाँ पर आ गई। मैं अभी चिंटू को आपके पास ही भेजने वाली थी। अच्छा, क्यों, क्या हो गया? देखो ना दीदी, रात होने को आई है और अभी तक चिंटू के पापा घर नहीं आए। मैं इसलिए चिंटू को आपके यहाँ भेज रही थी कि आपका खेत और हमारा खेत लगा हुआ है, तो चंदन भैया बता देते कि यह कहाँ गए हैं। अरे ये क्या गजब हो गया, मैं इसलिए तो आपके पास आई थी क्योंकि ये भी अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। अरे ये क्या, अब तो रात भी बहुत हो चुकी है, तो अब हम क्या करें? मुखिया जी के पास चलें या और इंतजार करें? अरे नहीं, इतनी रात गए मुखिया जी को परेशान करना ठीक नहीं। हम निरंजन भैया के पास चलते हैं क्योंकि उनके खेत हमारे खेत के आगे हैं और उन्होंने आते जाते तो इनको देखा ही होगा ना। हाँ दीदी, ये भी ठीक है। और चिंटू, तू है ना घर पर ही रुक। अगर तेरे पापा आ जाते हैं ना तो तू उनको सीधा निरंजन भैया के घर ही भेज देना और बता देना कि हम उन्हें ही पूछने गए थे। ये पहले तो कभी इतना लेट हुए नहीं, पता नहीं आज क्या हो गया है इनको। निरंजन भैया, ओ निरंजन भैया, घर पर हो क्या? अरे आइए आइए भाभी, इतनी रात को कोई काम था क्या? भैया, रात होने को आई है और चिंटू के पापा और चंदन भैया दोनों ही अभी घर नहीं पहुँचे। आपका खेत तो हमारी खेत के आगे है, आपने उनको देखा क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, आज तो जब मैं खेत से लौट रहा था
तो दोनों ही खेत पर नहीं थे। मुझे लगा शायद आज जल्दी चले गए। अरे भैया, अब हम क्या करें, कहाँ ढूंढें इन्हें। चलिए भाभी जी, हम मुखिया जी के पास चलते हैं, वही हमारी इसमें कोई मदद कर सकते हैं। मुखिया जी अपने घर के बाहर बहुत गहन चिंतन में बैठे थे। क्या हुआ मुखिया जी, आप बहुत ज़्यादा चिंता में दिखाई प्रतीत हो रहे हो। सही समझे पंडित जी आप, मैं थोड़ी सी चिंता में तो हूँ। पर मुखिया जी, आपको किस बात की चिंता, आप तो हर चीज़ से परिपूर्ण हैं। शायद आप भूल रहे हैं पंडित जी कि मैं इस गांव का मुखिया हूँ और इसलिए मुझे गांव के लोगों की बड़ी चिंता लगी हुई है। हाँ, यह तो एक चिंता का विषय है ही, पर क्या आपने एक बात समझी कि जिनके भी घर में परेशानियां आई हैं, उन सभी के खेत नदी के उस पार हैं और सभी के खेत उस बिरजू के खेत के आजू बाजू ही हैं। तो जो बात मैं सोच रहा हूँ, आप भी लगता है वही बात सोच रहे हैं पंडित जी। सभी लोगों की शक्ति सुइया उसी ओर झुक रही है मुखिया जी। अब हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द गांव वालों की पंचायत बुलानी होगी, क्योंकि हम गांव वालों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जैसा आप उचित समझें। यह हैं इस गांव के सबसे बड़े जमींदार बिरजू सेठ जी। बताओ कैलाश, क्या खबर लाए हो गांव वालों की। अभी तक हमने जितना किया है, मुझे लगता है उतना अभी उचित नहीं है। हमें थोड़े और हाथ आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि इतने में तो गांव वाले डरकर अपनी जमीन हमें नहीं देंगे। अरे यह बात तो मैं भी जानता हूँ कि गांव वाले अपनी जमीन इतने जल्दी मुझे नहीं देंगे, पर अब तो केमिकल फैक्ट्री वालों का भी मुझ पर दबाव बढ़ने लगा है और मेरी जमीन का इतना अच्छा भाव और कोई नहीं देगा। इसलिए हमें कोई और अच्छी योजना सोचनी होगी। वह मुखिया का बच्चा गांव में पंचायत बुला रहा है, कहीं उसे हम पर शक तो नहीं हो गया कि खेतों में जो भी हो रहा है वह सब हम ही करा रहे हैं। अब बताओ, मैंने तो सभी के जमीन के दुगने भाव देने की भी कोशिश करी, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। और मुखिया से डरने की कोई बात नहीं, इनके पास जब हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं तो क्यों डरे। तभी गांव का एक आदमी वहां पर आता है। बिरजू भैया, आज गांव में पंचायत है और मुखिया जी ने आपको विशेष तौर पर बुलाया है। ठीक है, हम जरूर आएंगे। देखो बिरजू, मैं यह जानता हूँ कि नदी के उस पार के खेतों में जो भी घट रहा है उस सभी का कारण तुम ही हो, और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सभी को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे आप ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी, मेरे भी तो खेत उसी तरफ हैं, भला मैं क्यों करूँगा, और आपको मुझ पर ही शक क्यों है। देखो, हम यह जानते हैं कि तुम अपनी वह नदी की पास वाली जमीन उन केमिकल फैक्ट्री वालों को बेचना चाहते हो, क्योंकि वह उसके तुम्हें बहुत अच्छे दाम दे रहे हैं। पर वह किसान क्या जो उस जमीन को बेचना नहीं चाहते, तुम उनसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। नहीं मुखिया जी, मैंने किसी से जबरदस्ती नहीं की कि अपनी जमीन बेचो। मैंने तो बस उनसे इतना ही कहा है कि जो भी तुम्हारी जमीन का भाव है उस भाव से दोगुना भाव मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब जिसकी मर्जी हो वो बेचे, जिसको ना बेचना हो ना बेचे। तुम कितने शातिर हो यह तो हम सभी जानते हैं बिरजू। और देखो भाई, तुम्हारे पास तो खेती के लिए बहुत जमीनें हैं, पर उन किसानों का क्या जिनके पास केवल वही जमीन है। मैं तुम्हें यह आखिरी बार समझा रहा हूँ, यदि तुमने उन किसानों को रिहा नहीं किया तो फिर मुझे कोई ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे। इस मुखिया को तो हम हल्के में नहीं ले सकते। यह अगर कह रहा है तो सही में कुछ गड़बड़ कर ही देगा, क्योंकि इसके पहले भी इसने घनश्याम सेठ के साथ ऐसे ही किया था। इसलिए एक काम करो भाई, हमारे ऊपर अभी किसी को कोई सबूत नहीं मिले हैं और उन सभी को छोड़ दो। और मुझे लगता है कि मुझे भी अब इस फैक्ट्री का ख्याल अपने मन से निकाल देना चाहिए।
मुझे इतना तो पता है कि हमारे साथ यह सब उस बिरजू ने ही किया है, क्योंकि वही चाहता है कि हम अपनी ज़मीनें उसको बेच दें ताकि वो अपनी उस ज़मीन में केमिकल फैक्ट्री लगवा सके। अब हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, नहीं तो मैं उसको छोड़ता नहीं और मैं उसको सबक तो ज़रूर ही सिखाऊंगा।